हाय बच्चों, कैसे हैं? पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। देखिए बच्चों, आज का आपका यानी न्यू सब्जेक्ट जिसमें आपका यानी बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी व्यवसायिक नियमन रूपरेखा के अंतर्गत आपको मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, जो आगामी परीक्षा में मोस्ट यानी यूजफुल होगा। जो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का यानी पेपर होगा, इसमें एमसीक्यू जो क्वेश्चन आएंगे उसमें प्लस आपका यूपी टीजीटी और पीजीटी यानी परीक्षा जो होगा उसके लिए मोस्ट उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें देखिए सबसे पहले यानी आपका पेपर है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी व्यवसायिक नियमन रूपरेखा। इसमें बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए है और एमसीक्यू क्वेश्चन में यानी फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय व्यापारिक संनियम। देखिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी अनुबंध इसमें पढ़ते हैं। तो अनुबंध का मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले देखिए ठहराव होता है, यानी जब एक व्यक्ति यानी अपने किसी विचार को दूसरे के समक्ष यानी प्रस्तुत करता है उसे ठहराव कहते हैं। और वह व्यक्ति उस ठहराव को अपनी क्या करता है, अनुमति देता है, तो उसे हम स्वीकृति यानी जब किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के यानी समक्ष यानी जो बात रखा जाता है उसे प्रस्ताव कहते हैं। और वह व्यक्ति क्या करता है, उसके प्रत्युत्तर में जो आंसर देता है वो स्वीकृति होता है। और उन दोनों के मध्य जब ठहराव क्या होता है, वैध हो जाता है, तो वही आपका अनुबंध कहलाता है। अनुबंध के लिए क्या होना चाहिए? तो ठहराव यानी वैध होना चाहिए। वैध का मतलब है जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय हो, यानी कानून के द्वारा क्या हो, परिवर्तनीय हो, कानून की नजर में क्या हो, ठीक ठाक। तो इसमें देखिए भारतीय व्यापारिक संनियम बना था, तो कब बना था? तो 1872 ईस्वी में भारतीय व्यापारिक संनियम बना था। उसके बाद से भारतीय व्यापारिक संनियम का स्रोत, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपका अकाउंटिंग का स्रोत कहाँ से मिलता है? अकाउंटिंग मान लीजिए इटली के वेनिस नगर के निवासी ल्यूकस पेसोली दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, सब पढ़े हैं। उसी प्रकार जो व्यापारिक संनियम है भारतीय, वो अंग्रेजी संनियम से मिलता है। व्यापारिक संनियम में सम्मिलित होती हैं, तो क्या सम्मिलित होती हैं? तो एग्रीमेंट यानी अनुबंध अधिनियम 1872। नेक्स्ट है प्रस्ताव स्वीकृति होने पर बन जाता है। तो प्रस्ताव स्वीकृति होने पर यानी बन जाता है, क्या होता है? यानी वचन बनता है यानी प्रोमिस। उसके बाद से अनुबंध के लिए ठहराव का होना है। तो देखिए अनुबंध के लिए ठहराव का होना क्या है, अनिवार्य है, क्योंकि बिना ठहराव के अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता। नेक्स्ट है व्यर्थ ठहराव होता है। तो व्यर्थ ठहराव यानी लागू नहीं होता, यानी कहीं भी जाएंगे वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी के यानी कनपट्टी पर आप रिवॉल्वर रख के यानी कोई अनुमति उससे मांगते हैं या सहमति लेते हैं, तो आपका क्या है, व्यर्थ ठहराव है। या मान लीजिए जो बच्चा है उससे कोई लेन देन कर रहे हैं जो 18 वर्ष से कम का है, वो भी क्या है, यानी व्यर्थ ठहराव। उसके बाद से अनुबंध की परिभाषा दी गई है। तो अनुबंध की परिभाषा धारा 2H में दिया गया है। किस में दिया गया है? 2H में। अनुबंध के लिए अधिकतम पक्षकार हो सकते हैं। देखिए अनुबंध के लिए न्यूनतम पक्षकार तो सबको जानता है, कम से कम 2 व्यक्ति होगा, एक वचनदाता एक वचन ग्रहीता। लेकिन अधिक से अधिक कितने पक्षकार हो सकते हैं? इसका कोई यानी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, कितने भी यानी पक्षकार हो सकते हैं। बिना प्रतिफल के अनुबंध होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिफल होता क्या है? प्रतिफल का मतलब होता है यानी जो वस्तु आप यूज कर रहे हैं उसके बदले आप यानी उसको यानी क्या भुगतान कर रहे हैं, यानी किसी पक्षकार का आप वस्तु क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उस पक्षकार को यानी कितना रुपया भुगतान कर रहे हैं, उससे ही आप क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। तो बिना प्रतिफल के अनुबंध क्या है, व्यर्थ है। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव की धारा है। तो देखिए इसको ट्रिक द्वारा बताएंगे। रुकावट डालने वाले ठहराव, जैसे मान लीजिए इसका धारा है 27, तो याद कैसे करेंगे? तो धारा 27 को आप याद करेंगे, जैसे मान लीजिए बच्चा एक यानी पैदा होता है तो 27 में पड़ जाता है, तो उसके ऊपर क्या ग्रह लग जाता है यानी रुकावट आ जाता है। तो इसी प्रकार जैसे आप व्यापार स्टार्ट करेंगे तो मान लेंगे व्यापार हमारा क्या है, 27 में है, तो याद कर लेंगे व्यापार में रुकावट डालना है, ठहराव यानी कौन सा, तो 27 यानी धारा 27 के अंतर्गत। बाजी के ठहराव, तो बाजी के ठहराव को यानी धारा 30 में व्यक्त किया गया है। जैसे मान लीजिए आप कोई बाजी लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ड्रीम 11 खेल रहे हैं, ड्रीम 11 आप खेलते हैं तो यानी प्रत्येक दिन यानी क्या टीम लगाते हैं, आप सोचते हैं कम से कम हमारा एक तो दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम क्या करोड़पति बनेंगे। तो कम से कम मान लीजिए महीने दिन के लिए आप क्या उस काम में बिजी रहते हैं कि मान लीजिए 30 दिन में यानी किसी न किसी दिन हमको क्या होगा
यानी ड्रीम 11 में हमको क्या करोड़पति बनना है, यानी कोई भी काम यानी 30 दिन तक क्या यानी बाजी लगा सकते हैं, यानी कम से कम। तो बाजी का ठहराव किसमें है, तो धारा 30 में। असंभव कार्य, तो देखिए सबसे बढ़िया ट्रिक है असंभव कार्य करने का ठहराव, इसमें धारा 56 है। लेकिन याद कैसे करेंगे, तो देखिए असंभव कार्य कौन करेगा, तो असंभव कार्य यानी मोदी जी जैसे आदमी करेगा, जैसे अपना जो उनका जो सीना है यानी 56 इंच, जिसका 56 इंच का सीना होगा क्या करेगा, असंभव कार्य को संभव करेगा। यानी आपका असंभव कार्य करने का ठहराव क्या है, यानी धारा 56। उसके बाद ठहराव के लिए कम से कम पक्षकार होने चाहिए, तो कितने पक्षकार, 2, एक वचनदाता और एक वचन विजेता। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुबंध के लिए ठहराव का होना है, तो अनुबंध के लिए ठहराव का होना क्या होता है, तो अनिवार्य होता है। अभी बताएं बिना ठहराव के अनुबंध नहीं हो सकता। नेक्स्ट है स्वीकार किया गया प्रस्ताव कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो वचन कहलाता है। जहां भी ऑप्शन में वचन देखेंगे उसको क्या करेंगे, टिक करेंगे। व्यर्थ सब अवैध की तुलना में क्या है, अधिक व्यापक है, क्योंकि कोई भी काम व्यर्थ क्या ज्यादा होता है, तो उसका क्षेत्र भी क्या होगा, व्यापक ही होगा। एक ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय न हो कहलाता है, यानी जो कानून यानी जिसे नहीं मानता है उसे क्या बोलेंगे, तो व्यर्थ ठहराव, यानी शुरू से क्या है वायड है यानी व्यर्थ है। उसके बाद से है एक ठहराव होता है, तो एक ठहराव इक्वल टू क्या होता है, एक ठहराव इक्वल टू होता है प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, यानी जिसमें प्रस्ताव प्लस स्वीकृति होगा वही आपका क्या होगा, यानी ठहराव कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रस्ताव स्वीकृति होने पर बन जाता है, तो प्रस्ताव स्वीकृति होने पर क्या बनता है, तो वचन बनता है। क्या बनता है, वचन बनता है। प्रस्ताव की धारा, तो देखिए सबसे शुरुआत यानी स्टार्टिंग कहां से होता है, प्रस्ताव से, तो प्रस्ताव की धारा किससे है, तो धारा 2A। तो देखिए परिभाषा जो है अनुबंध की परिभाषा धारा 2S से है, तो जो भी परिभाषा यानी प्रस्ताव का होगा यानी धारा 2A। अब प्रस्ताव के बाद से क्या होता है, किसी के समक्ष आप प्रस्ताव रखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई लड़का कोई लड़की से क्या करेगा, प्रपोज करेगा, तो आपने क्या करेगी, यानी प्रत्युत्तर देगी, उसे ही हम बोलते हैं क्या, स्वीकृति। तो स्वीकृति की धारा यानी क्या, 2B है, यानी B का मतलब जो दूसरा पक्षकार। पहला पक्षकार A क्या कहलाएगा, प्रस्ताव, दूसरा B क्या कहलाएगा, स्वीकृति। प्रस्ताव के संवहन की धारा है, तो देखिए प्रस्ताव का संवहन हुआ चाहे खंडन हुआ, दोनों की धारा किसमें, तो 5 में, यानी इसका उल्लेख किया गया है। फिर से स्वीकृति की खंडन की धारा भी 5 में उल्लेख किया गया है, चाहे प्रस्ताव दे चाहे स्वीकृति दे, खंडन दे या संवहन दे, उसका उल्लेख किसमें किया गया है, 5 में किया गया है। नेक्स्ट है स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है, तो स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृति का खंडन किसके कहने पर, तो प्रस्तावक के पास स्वीकृति पत्र पहुंचने से पूर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, विशिष्ट प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, तो उस व्यक्ति द्वारा जिसे प्रस्ताव किया गया यानी उसके द्वारा क्या है, स्वीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क व्यक्ति के लिए कम से कम आयु होती है। वयस्क का मतलब ये होता है जो निर्णय लेने में जिसमें क्षमता हो, जो राज नियम द्वारा क्या परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया हो, वैध घोषित कर दिया गया हो, उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो उसकी आयु कम से कम होनी चाहिए आपका यानी कितनी, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। अवयस्क के साथ किया गया ठहराव होता है, अवयस्क का मतलब ये हुआ जो 18 वर्ष से यानी कम का है, यानी उसके साथ जो भी ठहराव करेंगे, जैसे मान किसी बच्चे के साथ आप लेन देन करते हैं, क्या तुम अपनी भैंस हमको बेचोगे या हमारा भैंस खरीदोगे, यानी कोई भी ऐसा ठहराव जो क्या छोटे बच्चों से आप करते हैं वो क्या है, यानी आपका व्यर्थ होगा। अनुबंध करने की क्षमता, तो अनुबंध करने की क्षमता किसमें होगी, धारा 11 में, यानी याद करेंगे क्या, अनुबंध करने की क्षमता क्या, धारा 11 में होगा। यानी स्वास्थ्य मस्तिष्क वाले व्यक्ति की धारा है, तो स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की धारा किसमें है, तो धारा 12 में। एक अवयस्क बाध्य करता है, तो किसको करता है, तो दूसरे को, यानी जो उसके प्रतिद्वंदी है, दूसरा पक्षकार है, उसको क्या कर सकता है, तो एक अवयस्क उसको बाध्य कर सकता है। स्वतंत्र सहमति न होने पर अनुबंध होता है, तो स्वतंत्र सहमति का मतलब ये होता है कि 2 पक्षकार हैं तो उन दोनों के बीच क्या होनी चाहिए, यानी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यानी किसी के दबाव में न आकर वो क्या करें, यानी अपनी अनुमति दे, उसे क्या बोलेंगे, यानी व्यर्थनीय ठहराव होता है स्वतंत्र सहमति के अभाव में। उसके बाद से
स्वतंत्र सहमति न होने पर अनुबंध का यानी रद्द किया जा सकता है, तो पीड़ित पक्षकार द्वारा क्या रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपट। तो कपट की धारा किस में दिया गया है 17। जैसे मान लीजिए 17 बार लड़के धोखा खाते हैं तभी क्या इनके साथ कपट होता है, यानी 17 बार धोखा या कपट यानी क्या 17 से याद करेंगे, धारा है याद करेंगे, ठीक है 17 बार यानी धोखा। उत्पीड़न यानी 15 से याद रखेंगे, ठीक है। फिर से अनुचित प्रभाव 16 से याद रखेंगे, 20 यानी त्रुटि को याद रखेंगे 20 से। 20 बार गलती करने पर भी क्या आप गलती करेंगे, यानी गलती को क्या 20 बार याद करेंगे। मिथ्या वर्णन यानी मिथ्या वर्णन मतलब झूठ, 18 बार आप क्या करते हैं, यानी एक लड़का एक लड़की से झूठ बोलता है, लड़की एक लड़का से झूठ बोलता है, तो 18 बार क्या मिथ्या वर्णन। गलती कितना, तो 20 बार गलती। धोखा कब खाएंगे, तो 17 बार धोखा खाएंगे। अनुचित प्रभाव, फिर से आपका अनुचित प्रभाव हुआ, उसके बाद से उत्पीड़न, तो उत्पीड़न कम से कम 15 दिन उत्पीड़न करेंगे। तो यह आपका क्या है, यानी सरल ट्रिक के द्वारा बिजनेस रिलेटेड फ्रेमवर्क आपका पूरा धारा रहा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहा। इसका ये आपका फर्स्ट वीडियो है एमसीक्यू क्वेश्चन का। इसके बाद से लगातार ये वीडियो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का 3-4 और लेक्चर रहेगा, जिससे आपका कोर्स यानी कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार ये आपका पूरी व्याख्या रहा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी फर्स्ट लेक्चर का। और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, दैट्स ऑल।